हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट आप सभी लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छा, उसको बहुत प्यार मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसमें आपने बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। तो उसके आगे अब हम बढ़ते हैं। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डाल दी, जिसने अभी तक देखा नहीं है वो पार्ट, वो देख सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में रिपल्सन मोटर की। देखिए, रिपल्सन मोटर नाम से स्पष्ट है, रिपल्सन अट्रैक्शन दो चीजें होती है। देखिए, मैग्नेट में क्या होता है, एक होता है रिपल्सन, एक होता है अट्रैक्शन, यानी कि प्रतिकर्षण। एक होता है, देखिए, प्रतिकर्षण, एक होता है आकर्षण। ठीक है। देखिए, प्रतिकर्षण किसमें होगा, असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। और सॉरी, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे एक मिनट रखी हुई है, इसका ध्रुव एन है। और यहाँ पे एक मिनट मिनट रखी हुई है, इसका ध्रुव एस है। तो ये आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, सॉरी आकर्षित होंगे। और अगर यहाँ पे एस ध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है और एसी ध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इसी प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ये मोटर कार्य करती है। देखिए किस प्रकार से। प्रतिकर्षण का मतलब आप समझ गए ना, इस प्रकार से प्रतिकर्षण, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो रिपल्शन मोटर होती है, ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर जैसे ही क्या होता है, यहाँ के पहले पहले आप इसके भाग देख लीजिए। इसके भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके भाग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेन चीज आपको ये देखना, यहाँ पर तो देखिए ये हो गई इसकी फील्ड वाइंडिंग। देखिए, ये तो क्या होती है, इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग होती है। ये होती है सीरीज में, काय में होती है, इस प्रकार से सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट इसका ये हो गया और एक पॉइंट इसका यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर मैंने सिंगल फेस सप्लाई दे दी, न्यू फेस और न्यूट्रल। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक सिंगल फेज जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, डीसी सीरीज मोटर के समान ही इसकी थोड़ी संरचना होती है। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें जो आर्मेचर होता है वो फ्रीली होता है। क्या होता है, फ्री होता है। वो किसी प्रकार से कहीं से कनेक्ट नहीं होता है कोई भी लाइन से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फील्ड सीरीज में क्या दिया, फील्ड जो वाइंडिंग है उसमें, उसको यहाँ से इसमें से मैंने बाईपास करके डायरेक्ट यहाँ से निकाल दी सप्लाई। सीरीज मोटर में क्या होता है, यहाँ से मैं जब सप्लाई देता हूँ इस फील्ड से, यहाँ से ये भी सीरीज में जुड़ा होता है, ये आर्मेचर भी उसमें सीरीज में जुड़ा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यहाँ सीरीज में नहीं जुड़ा होता है। ठीक है। देखिए, चलिए अब समझते हैं हम आगे इसमें। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो कार्बन ब्रश दिख रहा है ना आपको, ये काला काला, ये है यहाँ पर कार्बन ब्रश। इनको बोलते हैं हम क्या, कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश होता है। इसमें ये अंदर जो डॉटेड लाइन में दर्शाया, ये है कम्यूटेटर। ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये है आर्मेचर। ये क्या है, आर्मेचर। और ये जो दिख रहा है, ये है हमारा कम्यूटेटर। ठीक है। तो ये और ये ब्रश देखिए, कार्बन ब्रश, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ये तीन चीजें डीसी सीरीज मोटर में भी होती है, डीसी मशीन में भी होती है ना। ठीक है। चलिए, अब ये मोटर कार्य कैसे करती है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जब इस इन ब्रशों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ सप्लाई देता हूँ तो इसमें करंट बहता है। क्या बहता है, करंट, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। और खुला होता तो कोई करंट इसमें नहीं बह रहा होता। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या होगा, करंट बह रहा होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है, तो वहां अपने ऊपर क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जो हमारी एसी सप्लाई होती है ना, उसके दो वेव फॉर्म होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। देखिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब जब मैं इसको सप्लाई दूंगा, ठीक है, जब मैं इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दूंगा, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एन यानी कि प्लस प्लस कंडीशन में, यानी कि जब वेव फॉर्म प्लस में होगी, एसी की वेव फॉर्म जब प्लस में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम पोलरिटी, किसकी, समान ध्रुवता का यहाँ पे चुंबकत्व पैदा होगा। समान ध्रुवता, यानी कि अगर इसमें एन है तो इसमें एन होगा, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी एस होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो कार्बन ब्रश मैंने जो 20 डिग्री, यहाँ पर ये लगभग लगभग क्या होता है, 20 डिग्री के अंतराल पे, कितने अंतराल पे, 20 डिग्री के अंतराल पे इनको लगा के रखा है। मैं इसको यहाँ इस ब्रश को यहाँ लगा सकता था, इस ब्रश को यहाँ लगा सकता था। अगर मैं इस ब्रश को यहाँ लगा देता, तो यहाँ पर सेम सेम पोलरिटी के दोनों है,
यहाँ भी सेम है। तो ये इधर से फोर्स लगाता, ये इधर से फोर्स लगाता इस चालक को, इस घूमने वाले पार्ट को, तो ये मोटर मेरी घूम नहीं पाती। इसीलिए मैंने इसको कार्बन ब्रश की स्थिति को लगभग 20 डिग्री यहाँ रखा। तो ये एस ध्रुव यहाँ पर होगा, ये एस ध्रुव यहाँ होगा, यहाँ की यहाँ भी एन ध्रुव हो गया। ये प्लस वाली कंडीशन में, जब वेव फॉर्म प्लस में होती है तब। तो यहाँ पर जैसे इसको डिफ्लेक्ट करेगा तो ये घूम के कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर से इसको फोर्स लगाएगा। यानी कि दोनों यहाँ पर अगर सेम दिशा में होते, एक ही मैग्नेटिक एक्सिस पे होते, ये दिख रहा है आपको, ये जो अक्ष दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस में हो जाते ऐसे तो मेरा रोटर नहीं घूम पाता। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे की ओर खिसका कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर एन, तो ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, ये उधर से इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो मेरा रोटर एक चक्कर घूम गया। अब जैसे ही वो एक चक्कर घूम के यहाँ पर आएगा, इस तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेरा वेव फॉर्म है ये माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर फिर एस ध्रुव पैदा होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही ये घूम के यहाँ आएगा, इस पर भी एस ध्रुव पैदा हो जाएगा। यहाँ पर ये एस हो जाएगा, यहाँ पे ये एन हो जाएगा, और ये भी एन हो जाएगा। इस प्रकार से मेरी मोटर क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, ठीक है। तो ब्रश जो ये ब्रश, कम्यूटेटर और आर्मेचर इसका हार्ट है, ठीक है। इस मशीन का क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। अगर ये ब्रश ना हो तो मोटर किसी काम की नहीं होगी। मुख्य कार्य इसमें इस कार्बन ब्रश का ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये ब्रश जो होते हैं इसको घुमा सकते हैं तो इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इन ब्रशों को थोड़ा सा घुमा के यहाँ ले आऊं, यानी कि इसको मैग्नेटिक अक्ष के इधर ले आऊं, ये जो स्टेटर का अक्ष दिख रहा है इधर ले आऊं, तो मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि इस मोटर में अगर मुझे स्पीड को कंट्रोल करना है तो मुझे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के संयोजनों को नहीं बदलना होगा, जैसे कि हम बाकी मोटरों में करते हुए आए हैं। इसमें सिर्फ हम एक नॉब के द्वारा इनका जो डिग्री होता है 20 डिग्री, तो इसको और कम कर देंगे हम, यानी कि इस तरफ कर देंगे इन ब्रशेस को, तो हमारी स्पीड कंट्रोल है। यानी कि सिर्फ ब्रश को संयोजन से, ब्रश की स्थिति बदलने से ही मोटर की गति नियंत्रण किया जा सकता है। इसीलिए इस मोटर का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो रिपल्सन मोटर आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। थोड़ा सा महंगा होता है, इसकी संरचना भी थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। इसके उपयोग तो करते हैं लेकिन बहुत इसका टॉर्क बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत अधिक टॉर्क। जहां पे हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिपल्सन मोटर का। अब बात कर लेते हैं हम स्लिप रिंग मोटर। देखिए यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा है स्लिप रिंग मोटर का। तो स्लिप रिंग मोटर जो होती है, देखिए ये थोड़ी जो हमारी रिपल्सन मोटर होती है और जो सिंगल फेज वाली जो स्क्वायरल केज मोटर होती है उनसे अलग होती है। हमने पिछले चैप्टर में जहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि स्लिप रिंग मोटर ही एक ऐसी मोटर होती है जिसमें बाह्य रेजिस्टेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार का जो स्टेटर, ये क्या आपको क्या दिख रहा है, ये एक मोटर का स्टेटर है। क्या है, स्टेटर। इसके स्टेटर पर सिर्फ एक वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अभी तक हम जितनी मोटरें पढ़ रहे थे उस पर आपने देखा होगा कि उसमें हम एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कर रहे थे उसके स्टेटर के ऊपर, जैसे पंखा है। इसमें क्या करेंगे हम, इस मोटर में सिर्फ एकमात्र ऐसी मोटर है जिसमें हम स्टेटर पर सिर्फ एक वाइंडिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसमें दो वाइंडिंग नहीं होती, ना स्टार्टिंग होती है, कोई सी वाइंडिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ये आप पॉइंट जरूर नोट करना कि सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में सिर्फ एक वाइंडिंग की जाती है, इसको रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई सिंगल वाइंडिंग से हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा करेंगे, घूमने वाला। तो उसमें क्या करेंगे हम, इस रनिंग वाइंडिंग के यहाँ पर देखिए ये दिख रही है आपको एक इंडक्टिव कॉइल यानी कि प्रेरण कॉइल, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस। इन दोनों के माध्यम से यहाँ पे हम इस एक फेज को, इस एक वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम इस वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त जहां करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सिंगल फेज जो मोटर्स होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उनमें घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे और इंडक्टिव कॉइल लगाएंगे, कहां पर, रनिंग वाइंडिंग के साथ में, ठीक है, सिरों पर। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर, अब देखिए ये तो हो गई अपनी कौन सी, स्टेटर की बात, ठीक है। जब हम जानते हैं कि सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर में स्टेटर पर एक वाइंडिंग करते हैं, दूसरी वाइंडिंग कहाँ करेंगे, दूसरी वाइंडिंग करेंगे हम रोटर पर। ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है यहाँ पर कैसी दिख रही है, स्टार कनेक्टेड। कौन सी है ये,
स्टार यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, तो स्टार कनेक्टेड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके रोटर पर वाइंडिंग की जाती है। और हम जानते हैं कि स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मतलब यहाँ पर स्लिप रिंग भी लगी होती है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, थ्री फेज यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने लग जाएगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, यानी कि थ्री फेज का कार्य करने लगेगी यहाँ मोटर। तो यहाँ पर तीन स्लिप रिंग के माध्यम से बाहर रेजिस्टेंस लगाया हमने, इसको हम रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर होता है उस पर किस प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें जो वाइंडिंग करते हैं हम वो करते हैं स्टार में, स्टार कनेक्टेड। ठीक है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की जाती है। क्यों की जाती है उसका मतलब भी हमें भी समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग होती है रोटर में, इसी के रोटर में वो स्टार कनेक्टेड होती है। ठीक है, और उसी के सीरीज में यहाँ पर स्लिप रिंग लगी होती है, उन्हीं स्लिप रिंग के साथ क्या लगे होते हैं, बाहर रिहोस्टेट लगा होता है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर इसकी गति को या इसके रोटर की जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर रियोस्टेट के माध्यम से ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे यहाँ इसकी जब गति बढ़ती जाती है तो इसका रेजिस्टेंस हम और कम करते जाते हैं, और जब ये पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है तो इस रियोस्टेट को हम इस परिपथ से बिल्कुल बाहर कर दिया, रेजिस्टेंस बिल्कुल कम कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मुझे गति को बढ़ाना, तो रेजिस्टेंस को फिर ले आऊंगा मैं वापस परिपथ में, तो फिर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझे यहाँ पर स्पीड हम बदल सकते हैं, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस मोटर का मुख्य उपयोग है परिवर्ती गति। कौन सी गति है, परिवर्ती गति, यानी कि वेरिएबल स्पीड में, जहां पर हमें वेरिएबल स्पीड चाहिए, आप ये चीज भी नोट कर लेना, वेरिएबल स्पीड, जहां पर हमें परिवर्तित गति चाहिए, जहां पर हमें परिवर्तित गति चाहिए वहां पर हम सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका उपयोग आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसको आपको जानना जरूरी है। इसमें दो पॉइंट मुख्य होते हैं। ठीक है, आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो होता है वो होता है कि इसके स्टेटर पर सिर्फ एक वाइंडिंग की जाती है, जिसको रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसका रोटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। ठीक है, कौन सा संयोजन होता है, वो स्टार संयोजन में उसकी वाइंडिंग की जाती है। और ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि स्टेटर में जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसके सिरों पर एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टिव कॉइल लगाई जाती है रोटरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं आप कि स्टार कनेक्टेड जो रोटर होता है उस रोटर के सीरीज में यहाँ पर तीन स्लिप रिंग और बाहर रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ स्लिप रिंग मोटर का रोटर में ही हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, स्क्वायरल केज में नहीं लगा सकते। ठीक है, ये भी आप नोट करना। और इसका उपयोग जो होता है वेरिएबल स्पीड या परिवर्तित गति जहां पर हमें चाहिए होती है वहां पर इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम एक ऐसी मोटर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मोटर बोलते हैं इसको हम स्टेपर मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर जो होती है वो एक प्रकार से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है। कौन सी मोटर, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो कंट्रोलर द्वारा दी गई धारा को, इनपुट धारा को स्टेप बाय स्टेप चालू करती है। यानी उस धारा से जो रोटर होता है, ये देखिए इस रोटर को स्टेप बाय स्टेप चालू करता है। किस प्रकार से, वो आप देखिए। इस मोटर को याद रखना आप स्टेपिंग मोटर या स्टेप मोटर भी कहते हैं। ठीक है, और ये मोटर प्रयोग की जाती है कंप्यूटर में। काय में प्रयोग की जाती है, कंप्यूटर में। कंप्यूटर की जो मोटर होती है, देखिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मोटर ड्राइव लगी होती है। ठीक है, तो उसमें ड्राइविंग, यहाँ लिख देता हूं मैं, ड्राइविंग टॉर्क, ड्राइविंग ड्राइविंग टॉर्क प्रदान करने के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मोटर काम कैसे करती है। देखिए इस मोटर में सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो मोटर होती, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका स्टेटर दिख रहा है, और यहाँ पर ये रोटर होता है बेलनाकार। ठीक है, इस पे होती है मल्टी फेस वाइंडिंग। ठीक है, एक वाइंडिंग नहीं होती, इस पे अलग अलग वाइंडिंग्स होती है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रोटर्स के स्टेप है, इसको बोला जाता है स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चालू होती है, एकदम से नहीं घूमती है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसको बंद करूंगा तो ये चालू होगी, इसको बंद करूंगा तो ये चालू हो जाएगा। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चालू होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम स्टेप मोटर कहा जाता है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, इसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर क्या करता है, इसको इनपुट धारा देता है। क्या देता है, इनपुट धारा देता है। उस धारा के कारण यहाँ पर देखिए आप
चुंबकीय ध्रुव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मैग्नेटिक पोल बन जाते हैं। ये बदलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर दो होता है लॉजिक परिपथ गेट, अगर आपने पढ़े हो तो गेट में आपने देखा होगा एक होता है 0 और 1। यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। ये आप थोड़ा सा क्लियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ पर इस मोटर को क्या करा जाता है जैसे मान के चलिए 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0। यहाँ पर अगर मैंने 4 पोल लिए हैं तो 1 0 0 0 ये होते हैं लॉजिक, ठीक है। 0 और 1 ये लॉजिक परिपथ में इनका इनपुट सिग्नल होते हैं। इन्हीं इनपुट सिग्नल के माध्यम से ये जो रोटर होता है ये रोटेट करता है, ठीक है। तो पहले अगर इसको मैंने 0 सिग्नल दिया तो ये क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। फिर इसको मैं 1 दूंगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चालू होता है, इसलिए इसको स्टैंपिंग मोटर कहते हैं। इसका जो रोटर होता है वो बना होता है फेरो चुंबकीय पदार्थ, ये भी नोट करना आप, फेरो चुंबकीय पदार्थ। और याद रखना रोटर में किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। ये भी आप चीज नोट कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है इसका रोटर, उस पर किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके स्टेटर में इस प्रकार की एक वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग इसमें प्रकार की होती है, जो सेंटर टेप्ड वाइंडिंग होती है। यहाँ से एक सिरा निकला होता है, सेंटर टेप्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या है, खंडों में बनाया जाता है, एक खंड ये, एक खंड ये, एक खंड ये। जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनपुट सिग्नल यानी कि 0 दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये ध्रुव क्या होगा, 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर पे खिसक जाएगा, 30 डिग्री खिसक जाएगा। फिर इसकी बारी आएगी तो ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये रोटर जो है 30 डिग्री इस प्रकार से खिसक खिसक के चलता रहेगा, ठीक है। इस मोटर को, रोटर को आप ध्यान रखना, इस मोटर के रोटर को हम अगर मान के चलिए इसका जो रेटिंग आरपीएम है, रेटिंग आरपीएम अगर 1200 आरपीएम है तो उतना ही मैं इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा सकता हूं, और 1200 ही आरपीएम उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस मोटर के रोटर को मैं रेटेड जो आरपीएम मेरा उसी आरपीएम में मैं क्लॉकवाइज भी घुमा सकता हूं और एंटी क्लॉकवाइज भी, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करने वाली इसमें चीज ये जो हो गई कि ये जो अपनी स्टेपर मोटर होती है ये भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही होती है। ये कार्य करती है लॉजिक परिपथ के अनुसार, ठीक है, लॉजिक परिपथ के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप नोट करना, इसका जो रोटर होता है वो रोटर बना होता है फेरो चुंबकीय पदार्थ का, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है। इसके स्टेटर में कई प्रकार के इस प्रकार के खंडों में, ठीक है, इसमें खंडों में वाइंडिंग होती है और मल्टी फेज वाइंडिंग होती है, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी कि एक ही वाइंडिंग को कई भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं हम पॉलीफेज, या कई प्रकार की वाइंडिंग इसमें की जाती है, कई टुकड़ों में की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर 0 और 1 लॉजिक परिपथ में इसमें इनपुट सिग्नल दिए जाते हैं। 0 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो इस प्रकार के इसके इन ध्रुव खंडों को क्या किया जाता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके स्टेप बाय स्टेप चालू किया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मुझे 100 में से जैसे 4वें स्टेप, ठीक है, 6वें स्टेप, 8वें स्टेप, मतलब किसी भी स्टेप में मुझे इस मोटर को चालू करना है तो मैं इन लॉजिक परिपथों का इसका प्रयोग कर करके मैं इसको इनपुट सिग्नल दे करके कंट्रोलर के माध्यम से अलग अलग स्टेप में इसको चालू कर सकता हूं, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर में ड्राइविंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा अधिक वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं हम रिलक्टेंस मोटर। देखिए आपका जो मोटर होती है, हमने ये मोटर पढ़ ली, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर की, ठीक है। तो रिलक्टेंस मोटर क्या होती है, एक प्रकार से इंडक्शन मोटर ही होती है, एक प्रकार से आप मानिए सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन सी होती है, सिंक्रोनस, ठीक है, कौन सी होती है, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये रिलक्टेंस मोटर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि रिलक्टेंस यानी कि जो रिलक्टेंस होता है यानी रेजिस्टेंस होता है, चुंबकीय क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिलक्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो जहां पर रिलक्टेंस का मान कम होता है ये मोटर उसी तरफ ज्यादा क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, यानी कि रन करती है। तो इस मोटर का रोटर कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिए, यानी कि खुला होता है। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या होता है, खुला होता है। और ये मोटर का जो स्टेटर होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है,
दो प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए दोनों प्रकार का किस प्रकार से होता है, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक होती है कौन सी, रनिंग वाइंडिंग होती है, और एक होती है ऑक्सिलरी यानी कि सहायक वाइंडिंग। किसको बोलते हैं हम, सहायक वाइंडिंग। ठीक है, देखिए दो प्रकार से किस प्रकार से होती है, यानी कि हमने जो मोटर पहले पढ़ी थी ना, एक कैपेसिटर स्टार्ट पढ़ा था, कैपेसिटर स्टार्ट, एक पढ़ा था हमने स्थाई कैपेसिटर। ये मोटर हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो उसी लगभग उसी प्रकार से ये काम करता है। यानी कि पहले वाला जो रोटर होता है स्टेटर, उसमें क्या लगा होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो क्या करता है, जब यह मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है ना, उसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस सहायक वाइंडिंग को परिपथ से अलग कर देता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया स्थाई वाला। ठीक है, यानी कि ये परमानेंट स्टार्ट भी सहायक वाइंडिंग करती है इसको, और ये सहायक वाइंडिंग के साथ में पूरी स्पीड पर परमानेंटली कार्य करता रहता है। तो दो प्रकार से ये कनेक्ट होती है। अब देखिए इसमें ये कार्य कैसे करती है। इसमें क्या होता है, इसमें महत्व होता है स्लिप का। ठीक है, हम स्लिप पहले पढ़ चुके हैं कि स्लिप क्या होती है। तो जब इस मोटर में सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर इस सहायक वाइंडिंग से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है तो ये जो मोटर होती है ये अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होती है, घूमने लगती है। अब एक स्थिति जब आती है जब इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो घुमाव होता है वो रोटर के घुमाव के बराबर हो जाता है, यानी कि रोटर स्पीड बराबरी पर उस सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, एक डिफ्लेक्शन पैदा होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्लिप होता है उससे रोटर का जो स्लिप होता है वो पिछड़ जाता है। क्या होता है, पिछड़ जाता है, यानी कि ये अगर इसमें 10 आरपीएम पे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो रोटर का होगा वो 9 आरपीएम पे हो जाएगा। यानी कि जो स्लिप हमें प्राप्त हो गई, इस स्लिप के पिछड़ने के कारण क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क। उसी को हम कहते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। ठीक है, यानी वो रिलक्टेंस के कारण ही होता है। और जहां पर रिलक्टेंस सबसे कम होता है, चुंबकीय क्षेत्र वहीं पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, जहां पर रिलक्टेंस कम होता है। ठीक है, जहां पर रिलक्टेंस कम होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। तो ये मोटर उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका उपयोग आप घर में जो वॉशिंग मशीन या पंखे या कहीं भी आप नॉर्मल जहां पर अपन देख सकते हैं वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं रिलक्टेंस मोटर। इसमें मुख्य पॉइंट नोट करने वाली बात ये हो जाती है कि इसमें जो इसका रोटर होता है ये इस प्रकार से स्टेटर इसका खुला हुआ होता है। इसमें स्टेटर में एक ही वाइंडिंग की जाती है, एक सहायक वाइंडिंग होती है। दो प्रकार से कनेक्टेड होती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज के द्वारा, एक नॉर्मली स्थायी वाली। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय रिलक्टेंस के कारण स्लिप, ठीक है, स्लिप के कारण यहाँ पर एक टॉर्क पैदा होता है। चुंबकीय क्षेत्र के रोटेटिंग फील्ड से रोटर के रोटेटिंग फील्ड का पिछड़ जाना, उसके बाद में इसमें एक टॉर्क पैदा होता है जिसको हम रिलक्टिव टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो रिलक्टेंस मोटर ये होती है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का चैप्टर, जिसमें हमने कई प्रकार की सिंगल फेस मोटरें पढ़ी। अब इसके कुछ और चीजें रह गई जैसे दक्षता वगैरह, तो अब मैंने दक्षता वगैरह जो भी आपने थ्री फेस मोटर की पढ़ी है, इनपुट विद्युत शक्ति, आउटपुट रोटर यांत्रिक शक्ति, पी आउटपुट बटे पी इनपुट इंटू 100 दक्षता एफिशिएंसी, सब सेम ही होती है। ठीक है, इसमें कुछ मोटरें है जैसे एफएचपी मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर, इनका बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो बाकी अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो इसके दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिए। पहले पार्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, पार्ट 1 को भी, पार्ट 2 को इसको भी अच्छे से देखिए। और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको आप सेट पेपर लीजिए, सेट पेपर लगाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। और आप जैसे जैसे इनको जो मेन जो पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ उनको भी आप नोट डाउन करिएगा। इसके बाद में जैसे ही अपनी आईटीआई की जो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद में मैं हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनकी भी अलग से वीडियो, शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को उसमें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।